कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कोशिश में हैं कि इसके फैलाव को थामा जा सके। देश में लॉकडाउन 17 मई तक है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आगे की रणनीति के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। दूसरी तरफ मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने का काम भी जोरों पर है। कोरोना से जुड़ी सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपने इस खास शो कोरोना पर नजर के साथ। मैं हूं तेजिंदर सिंह और शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की बेहद अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया को और भी स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये 5वीं बैठक होगी। भारतीय रेलवे ने मंगलवार से चुनिंदा यात्री ट्रेनों को शुरू करने का किया ऐलान। IRCTC वेबसाइट के जरिए आज शाम 4 बजे से होगी बुकिंग शुरू। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेलवे प्रतिदिन 300 श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने को तैयार। दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाया जा रहा वंदे भारत मिशन जारी। ब्रिटेन, कुवैत, फिलीपींस और रियाद में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंचे एयर इंडिया के विशेष विमान। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज INS मगर मालदीव्स में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोची के लिए हुआ रवाना, जिसमें 24 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 44,029 पर पहुंची। 20,916 मरीज ठीक हुए, जबकि 2,206 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया, देश भर में संक्रमण से ठीक होने की दर 30% से ज्यादा, जबकि मृत्यु दर 3.3% पर बनी हुई है, जो कि अच्छे संकेत है। राष्ट्रीय विषाणु रोग संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए बनाया पहला देशी किट। इससे मानव शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी की मौजूदगी का लगेगा पता। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमण के मामले 41 लाख के पार पहुंचे, जबकि 2,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, 80,000 के करीब लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन हटाने से किया इंकार, कुछ मामलों में राहत देने का ऐलान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की बेहद अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, दुनिया को कोविड-19 से मुक्त बनाने के प्रयास में तकनीक बहुत मददगार रही है। मैं कोरोना वॉरियर्स को हराने के लिए नए तरीकों पर अनुसंधान और नवाचार में आगे रहने वालों को सलाम करता हूं। इस ग्रह को और भी स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हम तकनीक का इस्तेमाल करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह उनकी 5वीं बैठक होगी। PMO इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि यह बैठक दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। PM मोदी ने विभिन्न अवसरों पर कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच निकट सहयोग पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी मुलाकात 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के बाद ये उनकी पहली बैठक होगी। अब आपको भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की जानकारी दे दें।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 44,029 हो गई है, जबकि 20,916 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,206 मरीजों की मौत हो गई है। तो इस तरह देश भर में अब तक कुल 67,152 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा देश में रिकवरी रेट 30% से अधिक है, जबकि मृत्यु दर 3.3% के पास है। तो पिछले 3 दिन का हमारा जो डबलिंग रेट है वो 12 है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो हमारा आज 30% से ऊपर पहुंच गया है। 60,000 में से लगभग 20,000 जो हमारे मरीज़ हैं वो ठीक होकर वापस अपने घरों में चले गए हैं और हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट है वो अभी भी केवल 3.3% बना हुआ है। यद्यपि एक भी मृत्यु होती है तो वो बहुत कष्टदायक होती है। पिछले 24 घंटे में 10 हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं देश में जहां एक भी केस नहीं आया है। भारत में कोरोना की जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वदेशी तकनीक पर IgG एलिसा टेस्ट किट को विकसित किया है। इससे मानव शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके बारे में ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि यह संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान वंदे भारत मिशन जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके बताया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विदेश मंत्रालय और हमारे मिशनों के अनथक प्रयासों से मिशन वंदे भारत उड़ान भर रहा है। कल दोहा, लंदन, सिंगापुर, रियाद, कुवैत और कोलालमपुर से 6 उड़ानों पर 1,239 भारतीयों को वापस भेजा गया और अधिक उड़ानें आ रही हैं। अमेरिका में फंसे 225 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट आज मुंबई पहुंची। सैन फ्रांसिस्को से 225 भारतीयों को लेकर यह विमान मुंबई हवाई अड्डे पर लैंड किया और लंदन से भी एक विमान आज बेंगलुरु पहुंचा। विमान में 323 भारतीय सवार थे। इनमें से 250 यात्री बेंगलुरु उतरे। बाकी बचे यात्रियों को दिल्ली लाया जा रहा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में फंसे भारतीय भी आज स्वदेश पहुंचे। मनीला से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट आज सुबह मुंबई पहुंची। रियाद से 139 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा और बीती रात कोलालमपुर से एयर इंडिया का एक विमान कोची हवाई अड्डे पर पहुंचा। विमान में 2 बच्चों सहित कुल 177 भारतीय सवार थे। इससे पहले रात 9:30 बजे कुवैत में फंसे भारतीयों को लेकर भी एयर इंडिया की फ्लाइट चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंची। 4 बच्चों सहित कुल 167 भारतीय इस विमान से चेन्नई पहुंचे। तो कोरोना संकट काल में दुनिया भर में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के क्रम में वंदे भारत मिशन के जरिए लंदन से 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज सुबह बेंगलुरु पहुंचा। बेंगलुरु पहुंचे सभी यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता आयशा खानम। भारत मिशन के जरिए भारत वापस लौट रहे भारतीयों की जो संख्या है अब वो बढ़ती जा रही है और बेंगलोर में आज 250 लोग यूके से यहाँ पर विशेष विमान के जरिए बेंगलोर पहुँचे और ये 250 लोग कर्नाटक के अलग अलग हिस्से में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इनका विमान बेंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो उन्हें पूरी तरह से क्वारंटाइन के जो प्रोसीजर है उसे समझा दिया गया था, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन बेहद ज़रूरी है, कंपलसरी है। लोगों को 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद ही वो किसी से मिल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं और उसके बाद ही वो अपने अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही
इन लोगों का विमान बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निकला तो सबसे पहले उन्हें तमाम सुविधाएं दी गई और सबसे पहले ये कहा गया कि वो एक सिम कार्ड को एक्टिवेट करें। अपने मोबाइल में एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट किया और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन ऐप, जो कर्नाटका सरकार क्वारंटाइन ऐप को कंपलसरी बनाया है, क्वारंटाइन ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया, क्योंकि जब तक ये लोग क्वारंटाइन में रहेंगे तब तक वो इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे और हर रोज़ 2 तस्वीरें सरकार को, डिपार्टमेंट को भेजते रहेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए क्वारंटाइन ऐप के ज़रिए जो GPS द्वारा टैग है उसके ज़रिए हेल्थ ऑफिशियल्स उनकी सेहत पर निगाह बनाए रखेंगे, निगरानी करेंगे। इसके अलावा इन तमाम यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहा गया और ये आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए उन्हें अलग अलग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जाहिर सी बात है अब ये तमाम यात्री जो है 14 दिन की क्वारंटाइन में रहेंगे। कैमरामैन वेंकटेश के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़ बेंगलोर। और वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज INS मगर मालदीव्स में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोची के लिए रवाना हुआ, जिसमें 24 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है। भारतीय रेल कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन 12 मई से शुरू कर रहा है। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना बनाई है। शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। रेलवे ने 12 मई से कुछ पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआत में 15 जोड़ी चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से खुलकर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी जाएंगी। और इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और बुकिंग काउंटर पर कोई भी टिकट, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट ही क्यों ना हो, जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा और ट्रेन के प्रस्थान करने के समय उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी तथा केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा। ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम सहित विस्तृत विवरण उचित समय पर अलग अलग जारी किए जाएंगे। और 1 मई से अब तक देश में 366 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी हैं। राज्य सरकारों के साथ समन्वय के बाद ही रेलवे इन स्पेशल रेलगाड़ियों को चला रही है। DD न्यूज के साथ खास बातचीत में चेयरमैन रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव ने कहा कि देश में फंसे सभी श्रमिकों को उनके राज्य सुरक्षित वापस पहुंचाया जाएगा और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय जो एक स्थिति बनी है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी रुकी हुई है और उसकी वजह से जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने जो 1 मई को जो श्रमिक दिवस है उस दिन से एक श्रमिक स्पेशल चलाने का निर्णय लिया और 1 तारीख से लेके आज तक हमने 350 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई। 4 लाख से ज़्यादा जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं उनको हमने उनके गंतव्य स्थान, उनके प्रदेश में पहुंचाने का काम पूरा किया और इसके लिए जो हमारे राज्य सरकारें हैं उनके साथ एक समन्वय बना के जहाँ पे हमारे श्रमिक भाई रह रहे हैं और जहाँ उनको जाना है, जिसको कि हम कहते हैं कि सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट, इनके साथ एक पूरा तारतम्य बना के और हमने ट्रेनें चलाई। और ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज दोपहर 12 बजे जान भी जहान भी कार्यक्रम में। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग से जुड़ी जमीनी हकीकत की। हरियाणा के अत्यंत पिछड़े जनपद नूह स्थित हिलालपुर गांव में राइट्स द्वारा वित्त पोषित सर्वोदय ग्रामोदय
सेवा संस्थान जन आरोग्यम कार्यक्रम चला रहा है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ एक सुसज्जित वैन आम आदमी की चौखट तक पहुंच रही है। कोविड-19 की चुनौती से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत और इसके ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर कई लोग अनेक प्रकार से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इस महामारी से निपटने में अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही कार्य सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान भी कर रही है। संस्था द्वारा हरियाणा के अत्यंत पिछड़े जनपद नूह स्थित हिलालपुर गांव में जन आरोग्यम की शुरुआत की गई है। दरअसल ये एक पहल है सामुदायिक स्वास्थ्य की। हिलालपुर गांव में राइट्स द्वारा वित्त पोषित इस संस्था के चिकित्सकों, नर्सों, जांच कर्मियों और फार्मासिस्टों द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये स्वयंसेवक अच्छी तरह से सुसज्जित एक मोबाइल मेडिकल हेल्थ क्लिनिक भी चला रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ एक सुसज्जित वैन आम आदमी की चौखट तक पहुंचती है। नूह के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी गोविंद सरन के नेतृत्व में संस्था के कर्मी गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग संस्था की इस पहल से काफी खुश हैं। जन आरोग्यम के तहत ये संस्था अपनी दक्षता केंद्रों के प्रशिक्षुओं को उनके घरों से ही मास्क बनाने का काम दे रही है। इसके लिए संस्था इन महिलाओं को कपड़े इत्यादि के साथ साथ मास्क के लिए 5 रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान कर रही है। इकॉन द्वारा बिश्नौली संस्था के साथ चलाए जाने वाला खोरा कॉलोनी के सेंटर में मैं सिलाई सिखाती हूँ। मैंने महिलाओं को मास्क बनाना सिखाया है। अब ये सारी महिलाएं अपने अपने घरों में अपने मशीनों पे मास्क बना रही हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए यह मास्क बिश्नौली संस्था द्वारा मुफ्त जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं। हम सभी महिलाएं बिश्नौली को दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं। राइट्स द्वारा बिश्नौली संस्था के साथ चलाए जाने वाले इस खोड़ा के सेंटर में मैंने कुछ महिलाओं को मास्क बनाना सिखाया है। ये महिलाएं अपने अपने घरों में मास्क बना रही हैं। मैं यहाँ पर सिलाई सिखाती हूँ और इन सभी महिलाओं को मैंने सेंटर पर पहले मास्क बनाए हुए सिखाए थे और अब इन मास्क का कार्य महिलाएं अपने अपने घर पर बैठकर कर रही है। एक मास्क बनाने पर एक महिला को 5 रुपए दिए जा रहे हैं और इस कार्य को लेकर महिलाएं बहुत ही खुश हैं। लगभग 17 वर्षों से कार्यरत इस संस्था का लक्ष्य क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना है और इसके लिए वर्तमान में पैथोलॉजी, एक्सरे और ईसीजी को कवर करने वाली बुनियादी सुविधाओं के साथ ये लोग प्रतिदिन 200 से अधिक रोगियों की सेवा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में खेल उद्योग से जुड़ी फैक्ट्रियां सरकार की अनुमति के बाद कुछ नियम और शर्तों पर खोल दी गई हैं। मेरठ में टेबल टेनिस उपकरण बनाने वाली स्टैग इंटरनेशनल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्य शुरू किया गया। मेरठ में टेबल टेनिस उपकरण बनाने वाली स्टैग इंटरनेशनल कंपनी के चेयरमैन राकेश कोहली ने पूर्णबंदी में सरकार द्वारा राहत देते हुए कार्य शुरू करने की अनुमति देने पर खुशी जाहिर की। मैं खुश हूं कि अब सरकार ने जो है 8 तारीख से काम करने की हम लोग को इजाज़त दी है और हम इस इजाज़त से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि देखिए हमारा एक एक्सटेंडेड परिवार है। जो हमारी वर्कफोर्स है वो हमारा एक्सटेंडेड परिवार है। 450 लोगों का हमारा ये जो परिवार है, इसके लिए हमें इनका भरण पोषण करना बहुत ज़रूरी है और जब तक इकॉनमी खुलेगी नहीं, हम इन लोगों का भरण पोषण करने में असमर्थ रहेंगे। टेबल टेनिस इक्विपमेंट जो है, क्योंकि इंडोर गेम है और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में लोग घरों में कैद हैं और घरों में कैद होने के साथ साथ वो अपनी फिटनेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, तो इसलिए इंडोर गेम्स का व्यवसाय बढ़ने की बहुत बड़ी उम्मीद है। देश की कोरोना वायरस से जंग जारी है। इस वायरस से निपटने में सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। इस वायरस से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। देश भर में ऑरेंज जोन में भले ही कुछ रियायत दी गई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। इस बात को और अपनी जिम्मेदारियों को कुछ लोग बखूबी जानते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक सलून व्यवसायी ने एक डॉक्टर की तरह पीपीई किट का उपयोग करके अपना व्यवसाय शुरू किया है, जिससे आय का माध्यम भी खुला, साथ ही लोगों की और स्वयं की सुरक्षा भी बनी रहे। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र राज्य का सांगली जिला कोरोना के चलते ऑरेंज जोन में आता है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने यहां लॉकडाउन में थोड़ी सशर्त अनुमति दी है, जिसके कारण यहां कुछ दुकानें खुली हैं। जिले के विश्रामबाग परिसर में सैलून की दुकान चलाने वाले किरण जाधव ने भी अपनी सैलून शॉप शुरू कर दी, पर इन अनोखे रूप में। जिले में कोरोना का संकट अभी भी मंडरा रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैलून आने वाले लोगों के बाल कैसे काटे जाएं, ये एक बड़ा सवाल था। डॉक्टर जिस प्रकार पीपीई किट का इस्तेमाल कर अपना और लोगों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह किरण ने पीपीई किट पहनकर अपना काम शुरू किया। किरण ने खुद को एक पीपीई किट के साथ सुरक्षित किया है और दुकान में आने वाले प्रत्येक ग्राहक को अपने हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश करने देता है। किरण की ये अनोखी पहल लोगों में उत्सुकता का विषय बन गई और अब यहाँ आने वाले लोग भी अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। मैं कोरोना के चलते इस पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मैंने हैंड ग्लव भी पहने हैं। एयर शील्ड के जरिए मेरा पूरा चेहरा भी ढका हुआ होता है। इसे पहनने के बाद मेरा क्लाइंट से सीधा संपर्क नहीं होता है। प्रयत्न केला जेणेकरून क्लायंटच्या संपर्कात येऊ नये असा। पिछले कुछ दिनों के लॉकडाउन के कारण व्यावसायिकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जीवन और व्यापार भी पटरी पर आ सकता है और इसके लिए जरूरत है किरण जैसे लोगों की, जो जानते हैं पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन की सुरक्षा। सांगली से सरफराज संदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोरोना वायरस से जंग जारी है। इस वायरस को रोकने और निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने की वजह से इस वायरस से निपटने में काफी हद तक सफलता भी मिली है। इसी बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार किस तरह दिव्यांगों को कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद कर रही है, आइए देखते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के चिखली गांव के विनोद कोकाटे दिव्यांग हैं और बतौर गरीब कल्याण योजना के लाभार्थी विनोद ने बताया कि किस तरह संकट के समय में इस योजना से उन्हें राहत मिली है। मोदी सरकार ने दिला 1000 रुपये, पहले 600 रुपये मानधन भेटत होता। इस सरकार ने दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ किया है। हमें कोरोना के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए सरकार अभी 1000 रुपये दे रही है। ग्राम पंचायत की तरफ से केंद्रीय योजना के तहत मुझे 20,000 रुपये और 20 किलो अनाज मिले हैं। दिव्यांगाला कृत्रिम आयोजन द्यायची होती। विनोद कोकाटे की तरह देश भर में लाखों दिव्यांगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार की ये प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरकार ने एक व्हाट्सएप संदेश को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया है कि आयुष्मान योजना.org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। एक ट्वीट में पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इसे झूठा बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि www.pmjay.gov.in आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। और अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना से क्या है हाल। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 41 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना के विश्व भर में अब तक कुल 41,01,060 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की भी लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 2,82,694 लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा अमेरिका में लोग आए हैं। संक्रमण के कारण वहां बीते 24 घंटों में 776 और लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि मार्च से अब तक एक दिन में मरने वाले लोगों की संख्या की तुलना में यह संख्या सबसे कम है। अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक कुल 13,29,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी से देश में 79,522 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अपने एक सहायक के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार से देश को लॉकडाउन से बाहर लाने और लोगों को घरों से बाहर वक्त बिताने की अनुमति देने वाली एक नियमबद्ध योजना का ऐलान किया है।
देश के नाम संबोधन में अपनी योजना की जानकारी देते हुए जॉनसन ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि संक्रमण के नए मामलों को कैसे कम रखा जाए और अर्थव्यवस्था को भी कुछ रफ्तार मिले। प्रधानमंत्री जॉनसन ने लोगों से अपील की है कि अगर वो घर से काम नहीं कर पा रहे हैं तो दफ्तर जा सकते हैं, बशर्ते वो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल ना करें। हालांकि इस योजना के तहत भी कम से कम जून तक सभी स्कूल और गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर एक 5 स्तरीय अलर्ट व्यवस्था भी इस पर नजर रखेगी कि किस तरह लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। इसी बीच वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में लॉकडाउन 28 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तीनों ही देशों के अधिकारियों ने कहा कि इस नए घटनाक्रम को लेकर उनकी सरकारों और डाउनिंग स्ट्रीट के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और वो अपने लोगों में स्टे होम का संदेश देते रहेंगे। स्पेन में लगभग आधी आबादी को आज से लॉकडाउन में सशर्त ढील दी जाएगी। आज से वहां के रेस्टोरेंट और कुछ आउटडोर सर्विसेज दे सकेंगे। हालांकि मैड्रिड और बार्सिलोना अगले आदेश तक लॉकडाउन के दौरान हॉटस्पॉट बने रहेंगे। उधर सामान्य जीवन की ओर लौटने का संकेत देते हुए 8 मई को बार्सिलोना में समुद्र तट कुछ घंटों के लिए खोले गए, लेकिन वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए उन पर पूरी निगरानी रखी गई। और फ्रांस में भी आज से लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही हैं, जिसके तहत देश में गैर जरूरी सामान की दुकानें और कुछ प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। लेकिन कोविड-19 हॉटस्पॉट रेड जोन में लोगों की 100 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी। इसी बीच कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 70 और लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि यह संख्या मार्च के मध्य से अब तक एक दिन में होने वाली मौतों में वहां सबसे कम है। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,77,094 मामले सामने आए हैं और 26,383 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले रविवार को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार जताने के लिए उनकी तस्वीरें आईफल टावर पर दर्शाई गईं। और अब देखते हैं डॉक्टर स्पीक। एम्स झज्जर में कोविड केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि वायरस हमारे शरीर में आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। उन्होंने बताया कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हम उससे बच सकते हैं। पसीने से संक्रमण फैल सकता है या नहीं, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर गर्ग ने बताया कि पसीने से भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। जो वायरस हमारे शरीर में घुसता है वो 3 जगह से चला जाता है, या तो मुंह के थ्रू जाएगा, या नाक के थ्रू जाएगा, या आंख के थ्रू जाएगा। अगर किसी पेशेंट का ऐसा कोई फोमाइट हमारे ऊपर आता है और वो स्वेट के थ्रू वहां जाता है, तो फोमाइट जो होगा, फोमाइट कहने का मतलब होता है कि जब जिस पेशेंट्स को या जिस विक्टिम को कोरोना वायरस है, वो जब खांसता है या बोलता है तो मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकल सकती है। अगर वो स्वेट के साथ मिलके अगर नाक में, मुंह में जाता है तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप अपना डिस्टेंस 1 मीटर का अगर कम से कम रखें तो फोमाइट वो आपके शरीर पे नहीं आएंगे। और इसी के साथ आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।